बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। जस्टिस काजी फाइसा केस का ड्रॉप सीन हो गया। काजी फाइसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस के हवाले से मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत की। जस्टिस फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान, KPK बार काउंसिल के वकील इफ्तिखार गिलानी और सिंध बार काउंसिल के वकील रजा रवानी ने केस के हवाले से आज अपने दलाइल मुकम्मल किए, जबकि जस्टिस काजी फाइसा ने मनी ट्रेल से मुतल्लिक दस्तावेजात अदालत में जमा कराई। जस्टिस काजी फाइसा की एहलिया ने ज़रई ज़मीन और पासपोर्ट की नकूल भी जमा कराई। जस्टिस काजी फाइजा की अहलिया की जानिब से जमा कराए जाने वाले कागजात FBR को फॉरवर्ड कर दिए गए। वफाक के वकील फरोग नसीम ने FBR की जानिब से जज की अहलिया की टैक्स दस्तावेजात सरबमोहर लिफाफे में जमा कराई। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि अदालत इस लिफाफे का जायजा नहीं लेगी और न ही इस पर कोई हुक्म जारी करेगी। मुअज़्ज़ज़ जज की अहलिया तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड पर ला चुकी हैं, हुकूमत इसकी तस्दीक करवा ले। दरख्वास्त गुजार के वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि इफ्तिखार चौधरी केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर बदनीयती के इल्ज़ाम थे। तो है कि मुझे जुडिशल काउंसिल की बदनीयती पर बात नहीं करना पड़ेगी। मुनीर मलिक ने कहा कि फरोग नसीम ने यह कहा है कि असल केस वो नहीं जो रेफरेंस में है, तो समझ नहीं आ रही हुकूमत का असल में केस है क्या। कहा गया कि जस्टिस काजी फाइसा ने सुप्रीम कोर्ट आने में देर कर दी, तो बदकिस्मती से फरोग नसीम गलत बस में सवार हो गए। मुनीर मलिक का कहना था कि हुकूमत FBR के पास जाने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई। FBR अपना काम करे, हमने कभी रुकावट नहीं डाली। जस्टिस काजी फाइसा ने अपनी और अदलिया की इज्जत की खातिर रेफरेंस चैलेंज किया। चाहते हैं कि अदलिया जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस कालअदम करार दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अहकामात और शोकाज नोटिस में फ़र्क है। जस्टिस काजी फाइसा के वकील ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सदर मुमलिकत के कंडक्ट और बदनीयती का जायजा नहीं ले सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम सिर्फ हकायक का तयन करना है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा शोकाज नोटिस के बाद जुडिशल काउंसिल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ का सवाल बहुत अहम है। जस्टिस काजी फाइसा के वकील मुनीर मलिक ने अपना जवाब में कहा और के इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जस्टिस काजी फाइसा ने जानबूझकर जायदादें छुपाई, जबकि अदालती कमेटी कहती है गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने से मुतल्लिक कानून में भी इबहाम है। मुनीर मलिक ने कहा जस्टिस काजी फाइसा ने कभी अहलिया की जायदादें खुद से मनसूब नहीं की। इलेक्शन और नैब कवानीन में शोहर अहलिया के एहसासों पर जवाबदेह होता है। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया, जो बाद में सुना दिया गया। इस फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फाइसा केस में ड्रामाई मोड़ कल उस वक्त आया था जब उनकी अहलिया ने वीडियो लिंक पर आकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, अपनी जायदादों और मनी ट्रेल की तफसीलात अदालत को बताएं। आज अदालत ने इस हवाले से अपना मुख्तसर फैसला सुनाते हुए केस को कालअदम करार दे दिया। इसकी डिटेल लेते हैं अलदा सिद्दीकी से। अलदा सिद्दीकी, बताइएगा कि आज अदालत ने अपने फैसले में क्या क्या कहा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला सुना दिया और काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार देकर खारिज कर दिया गया है। कबल अजीज सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला महफूज कर दिया था। ये केस 10 माह तक चलता रहा, जिसकी अब तक 41 समातें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें वफाक के वकील फरोग नसीम ने FBR की दस्तावेजात सरबमोहर लिफाफे में जमा कराई। फरोग नसीम के रिकॉर्ड पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम अभी इस लिफाफे का जायजा नहीं लेते और न ही इस पर कोई ऑर्डर पास करेंगे। मुअज़्ज़ज़ जज की बेगम साहिबा ने तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड पर ला चुकी हैं, वो आप इसकी तस्दीक करवाएं। हम अभी दरख्वास्त गुजार के वकील मुनीर मलिक को सुनते हैं। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने भी सरबमोहर लिफाफे में दस्तावेजात अदालत में पेश की। मुनीर मलिक ने अपने जवाबी दलाइल में कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर बदनीति के इल्जाम थे। फरोग नसीम ने कहा कि इनका असल केस वो नहीं जो रेफरेंस में है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कभी एहलिया की जायदादें खुद से मंसूब नहीं की। इलेक्शन और नैब कानून में शोहर एहलिया के असासों पर जवाबदेह होता है। फरोग नसीम ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट आने में देर कर दी,
जिस पर मुनीर मलिक ने कहा कि बदकिस्मती से फरोग नसीम गलत बस में सवार हो गए हैं। हुकूमत FPR जाने के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई, FPR अपना काम करे, हमने कभी रुकावट नहीं डाली। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी और एरिया की इज्जत की खातिर रेफरेंस चैलेंज किया, चाहते हैं कि अदलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का लदम करार दे। मुनीर मलिक का कहना था ये तो ये एक डिटेल्स है, लेकिन ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये कहा है कि मामला पहले FBR में जाएगा, FBI इसके ऊपर 7 रोज में एक रिपोर्ट जमा कराएगा, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद कार्रवाई की मिजाज होगी, तो ये मामला इसका मतलब है अभी चलेगा? जी, जहां तक जो सदारती रेफरेंस था, रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया और शो काज नोटिस। अच्छा, आपसे बात करते हैं अल्लाह सिद्दीकी। इरफान कादर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ कानूनदान है, उनसे जानते हैं। इरफान कादर साहब, आप बताइएगा कि अब क्या पोजीशन है, क्या ये मामला इतना सादा और आसान है कि एक जज के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, उस रेफरेंस में गवर्नमेंट नाकाम हुई, रेफरेंस खारिज हो गया तो मामला ख़त्म हो गया, या अभी कहते हैं ना अभी पिक्चर बाकी है? देखें, जो मेजॉरिटी जजेस हैं उन्होंने तो ये मामला जो है वो FPR को भेज दिया है, और उससे ये बात तो क्लियर है कि ये कहना कि इसके फैक्ट्स पे सारी बदनीयती शामिल थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज तो बेगम साहिबा की हैं और बेगम साहिबा ने ये माना है कि उनकी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन 10 रुकनी बेंच ने बेगम साहिबा की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ये नतीजा अख्ज़ किया है कि चूंकि बेगम साहिबा के पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फंड्स थे इन प्रॉपर्टीज को हासिल करने के, लिहाजा इसका ताल्लुक जज साहब से नहीं हो सकता और इसको बुनियाद नहीं बनाया जा सकता मिसकॉन्डक्ट का। तो उस हद तक जज साहब को उन्होंने बरीउज़्ज़िम्मा करार दिया है, लेकिन बेगम साहिबा को बरीउज़्ज़िम्मा उस तरह से करार नहीं दिया। तो इस हद तक मैं समझता हूँ कि उनका व्यू जो है वो बज़ाहिर दुरुस्त है। बाकी ये फैसला पढ़ना पड़ेगा और जब इसको पढ़ के देखेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि आया इसमें कोई ऐसे नुक्ते हैं कि इसमें रिव्यू फाइल किया जाए या ना किया जाए। लेकिन बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है सही है, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फंड्स है बेगम साहिबा का, तो उस पे आप एक जज को मुर्द इल्जाम उस तरह से नहीं ठहरा सकते। और ये एक्सप्लेनेशन अगर 10 महीने पहले अगर बेगम साहिबा या जज साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी दे देते तो यही फैसला आना था, इससे मुख्तलिफ फैसला फिर भी नहीं होना। ठीक है, लेकिन इरफान कादर साहब, आप समझते हैं कि इसका कोई बैकलैश भी आ सकता है गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर मामला रफा दफा हो गया? ये रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि बैकलैश इसलिए मैं समझता हूँ कि नहीं आएगा क्योंकि उससे एक इम्प्रेशन ये जाएगा कि जी जजेस के बारे में अगर जरा भी कोई बात कर दी जाती है तो उस पर जजेस ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो उन्होंने जब इसको कलअदम करार दे दिया तो वो स्टेज पे वो जजेस ये भी कह रहे हैं फैसले में कि हम अकाउंटेबिलिटी से मुबर्रा नहीं है। तो इसलिए जजेस को बल्कि चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टीज खुद भी डिक्लेयर कर दें। अगर नहीं भी कोई रिक्वायरमेंट, हिंदुस्तान में बहुत सारे जजेस ने ऑन देयर ओन प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ख्याल था कि हमें डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, हमें कानून पाबंद नहीं करता। तो बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस मुख्तलिफ जो स्टेट्स के हैं उन्होंने खुद ही अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि जजेस के लिए ये समझा जाता है कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, ज्यादा हायर एथिकल स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनके दरमियान एक इंसाफ करना है और वो उन्होंने बड़े बड़े फैसले देने हैं जिसमें कि दूसरों की अहली ना अहली उनसे डील करना है। तो जजेस जो है वो एथिक्स के हायर एचेलॉन्स में होने चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो भी हुआ है ये मैं समझता हूँ कि इस पे बेंच का भी कॉन्टेक्ट जो है वो मुझे तो बजाय ठीक ही लगा। और ये फैसला अभी पड़ा तो नहीं है, लेकिन अपेरेंटली जो मंतक सामने नजर आ रही है वो दुरुस्त नजर आ रही है। ठीक है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो रेफरेंस था उसको आज 10 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया है। 7-3 से इसका फैसला है। 3 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा है। जिन जजों ने इख्तिलाफी नोट लिखा है उनमें जस्टिस मकबूल वाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल हैं। बाकी 7 जजों ने इसके हवाले से ये फैसला दिया कि ये मेलाफाइडी है, इंटेंशन सही नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट बार के वकला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इसे आज़ादी की फ़तह करार, अदलिया की फ़तह करार दे रहे हैं और समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी का दिन है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब वहाँ से मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या इस वक्त लीगल पोजीशन है। जैसा आपने देख लिया कि फ़ैसला आ गया है, आपको तवक्को थी कि फ़ैसला इसी किस्म का होगा
या फिर ये बताइएगा कि इस वक्त पोजीशन क्या है हुकूमत की? देखिए, ये तो शुरू से नजर आ रहा था जब ये रेफरेंस फाइल हुआ था कि इसमें बहुत सी खामियां थी, कानूनी खामियां थी, और लगता ऐसे ही था कि ये जल्दी में ये रेफरेंस फाइल किया गया, किसी खास मकसद से फाइल किया गया और जज के रेपुटेशन को अटैक करने की कोशिश की गई। हालांकि उनके अपने पर्सनल उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि मंजर आम पे थी। तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी का बात आई और वो बगैर उसके प्रॉपर उस पर इन्वेस्टिगेशन किए हुए रेफरेंस फाइल हो गया। अब वो रेफरेंस फाइल तो कर दिया, लेकिन अब उसको करने के बाद फिर हमने ये देखा कि गवर्नमेंट जो थी उसको बहुत ज़्यादा उसमें जल्दी थी और वो चाहते थे किसी न किसी तरीके से इसको ये फैसला हो जाए इसका उनके हक में। और इस वजह से उन्होंने देखा जो पहले उनका एक अटॉर्नी जनरल थे वो छोड़ के चले गए, बाकी नए जो अटॉर्नी जनरल आए वो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर उन्होंने जो लॉ मिनिस्टर को दोबारा बना करके वकील बना के खड़ा कर दिया। वो कुछ कोशिश कर रहे थे कुछ ना कुछ फैसला हो जाए उनके हक में, लेकिन जो इसकी प्रोसीडिंग जब शुरू हुई तो पता चला कि ये तो टैक्स का मामला था, ये बिला वजह, और वो भी उनकी वाइफ के टैक्स का मामला जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट इनकम थी, तो बिला वजह ये उनके खिलाफ ये शुरू किया और उनके रेपुटेशन को अटैक किया। ये बड़ा गलत काम किया था इन लोगों ने, और इस जो फैसला जो आया मेरे ख्याल में बिल्कुल सही आया, और ये जुडिशरी के लिए बहुत अच्छा दिन है कि जज को प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि अगर जजेस को प्रोटेक्शन ना हो तो वो जजेस कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो जज साहब, पोजीशन क्या है गवर्नमेंट की, जिन्होंने रेफरेंस भेजा, जिनकी नीयत के ऊपर शक किया गया कि जी बदनीयती थी, तो अब उनका स्टेटस क्या है इस वक्त? देखिए, ये कहना तो कबल अज़ वक्त है कि वो बदनीयती थी या नहीं थी, क्योंकि वो तो डिटेल जजमेंट जब आएगी उसमें पता चलेगा कि बदनीयती थी कि नहीं थी, या सिर्फ बदनीयती नहीं कहें तो आप कह दें कि केयरलेसनेस थी, कि केयरलेस तरीके से उन्होंने फाइल किया, जल्दी में फाइल किया। तो बहर सूरत ये जिसने भी फाइल किया उसने गलती की है, और अब वो जिसने गलती की है या तो वो खुद अपनी तरफ से उसका कोई अदाला करे यानी रिजाइन कर दे, या जिसने उसको एडवाइस किया कि आप रेफरेंस फाइल करें उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत गलत बात थी और ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जैसे साहब लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। खोसा साहब, आप माशाल्लाह बहुत ही कोना बुश वकील हैं, आपने भी सारी प्रोसीडिंग देखी है, आपकी जमात का भी एक मौक़िफ़ रहा है, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो फैज़ाबाद धरना केस था उसका फ़ैसला उन्होंने लिखा, उसके बाद से वो उनका मौक़िफ़ है, उनके वकला का मौक़िफ़ है जी कि इसकी वजह से उनको निशाना बनाया गया। आज इस पर 10 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि फ़ैसला मुतवक्को था, इसी तरह का था, और अब क्या पोजीशन है हुकूमत की इस हवाले से? देखें, मैं समझता हूँ आज बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ का और आइन की जो है बालादस्ती का। आज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को फिर दोबारा, हमारी जो तहरीक थी पहले जो हमने चलाई थी वकला तहरीक 2007 में हमने जो की थी, वो आज उसका इयादा हुआ है, उसकी तजदीद हुई है दोबारा से। फिर एक शब खून मारा गया था, फिर एक यलगार की गई थी अदलिया से, और ये काजी फ़ाइज़ ईसा पर नहीं था, ये दरअसल सारी अदलिया पर था। एक शख्स को टारगेट करने का मतलब ये है कि सभी को ये मुतनब्बे करना मकसूद था कि आप ताबेदारी करोगे और गुलामी करोगे तो फिर इस मुल्क में जज रह सकोगे, वगरना फिर आपके साथ भी यही हाल होगा जो काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ होने जा रहा है, या उनका मकसूद था कि इनको जो है फारिग किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक दफ़ा जो है रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती के लिए फिर एक कौम को जो है मुइदा दिया है, एक खुशखबरी दी है, एक अच्छा शगन है आज हमारे लिए। और उम्मीद करता हूँ मैं कि ये जो तफसीली फैसला आएगा उसमें ये एसेट रिकवरी यूनिट के माशाल्लाह बैरिस्टर शहजाद अकबर का तो ज़रा अच्छी तरह से मिजाज को ठीक करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने जिस अंदाज से कंडक्ट किया है और जिस अंदाज से बाकी मामलात में भी वो अपने आप को मोर ओवरलॉर्ड बनाकर वो नैब के ऊपर भी हावी हैं, हर इदारे पर भी हावी हैं, हर एक की जिसकी पगड़ी उछालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और कर रहे हैं, और जिसका कि आज बांग दोहल रजा रबानी ने भी कहा कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस यूनिट की। तो मैं समझता हूँ कि
फैसला जो तफसीली आएगा उसमें इन तमाम चीजों का अहाता किया जाएगा। यकीनी बात है कि बदनीयती की बुनियाद पर जब तो तफसीली फैसले का इंतजार किया जाएगा। लेकिन खोजा साहब, आप जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस आया था तो बिलाखिर मुशर्रफ साहब को रुखसत होना पड़ा था, तो आपको लग रहा है कि उसी तरह मामला जा रहे हैं? देखिए, इनको तो कोरोना ने बचाया हुआ है फिलहाल, वगरना ये लूली लंगड़ी जो हुकूमत है, चाहे सिलेक्टेड हम ना भी कहें, ये मांगे तांगे की हुकूमत है। ये कोलिशन में कभी मैंगल साहब छोड़ जाते हैं, कभी जो है परवेज इलाही साहब जो है वो PMLQ, आपको पता है अदालत में इनके खिलाफ गई हुई है जो रेफरेंस हुआ है, और इसी तरह MQM इनको छोड़ के चली गई। तो ये इस तरह से मांगे तांगे की जो हुकूमत है वो पहले ही फ्लॉप हो चुकी है, और सिर्फ कोरोना की वजह से कोई नहीं चाहता है कि बाहर निकले और कोई तहरीक चलाए, इसलिए कि जाहिर है आपको पता है लॉकडाउन की आप एक सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक इलाज है। तो यकीनी बात है कि ऑपोजिशन एज मुहिब वतन होने के नाता से नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को उनकी जिंदगियां खतरे में डालें। लेकिन बहुत शुक्रिया खोजा साहब, आप देखें। जी बहुत शुक्रिया खोजा साहब। ये समझते हैं कि जी अपोजिशन इस वक्त कोई ऐसा वेंचर नहीं करना चाहती, लेकिन जो इसका लीगल पहलू है वो ऑफ कोर्स दिलचस्प होगा कि जो जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके अंदर अदालत क्या क्या डायरेक्शन देती है। चलिए, अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अहमद अवैस साहब बताइएगा, आज का फैसला तो आ ही गया है, कुछ बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्को फैसला है या आप समझते हैं एक्सपेक्टेड फैसला है, और अब आगे क्या होगा, क्योंकि हुकूमत तो इस मामले में नाकाम हो गई? अब आगे देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने ये फैसला कर दिया है। अब क्योंकि डिटेल जजमेंट तो सामने आई नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरे वसूख से डिटेल बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन ये बात तो है कि ये 184(3) में थी पिटीशन। आप तो रिव्यू कर सकते हैं, ये अगर रिव्यू 10 रुकनी बेंच के आगे के, तो रिव्यू में आपको पता है कि रिव्यू में नॉर्मली भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि 1-2% चांस होते हैं रिव्यू में सक्सेस के, और ये तो बड़ी डेलिब्रेटेड एक जजमेंट उन्होंने दी है। आपको इसमें बहुत सारी मेरे ख्याल में कुछ कानूनी खामियां भी मौजूद हैं इस रेफरेंस के अंदर, जो जिसकी निशानदेही अब डिटेल जजमेंट सामने आएगी तो पता लगेगी। और मैलाफाइडी का उन्होंने क्वेश्चन जो लिया है, ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, और बैकलैश जो है वो बड़ा मेरा ख्याल है वो शदीद भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो जजमेंट में उन्होंने टेकअप किस अंदाज में किया है। लेकिन नलाफायरी रेफरेंस जो है एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, उस पर एक्सेप्शनली जो चीजें सामने आई हैं उससे मालूम होता है, तो और उनकी जासूसी वगैरह का और ये सारी बातें जिस मार्क्स भी देते रहे हैं पहले, अब ये जजमेंट सामने आएगी तो मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी हार्ड टाइम फॉर द गवर्नमेंट। हार्ड टाइम फॉर द गवर्नमेंट। आप साथ रहिएगा अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, आपने सुना है इरफान कादर साहब भी कह रहे हैं, वो समझते हैं कि ये कोई बहुत आगे जाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये अगर वो पहले भी डॉक्यूमेंट जमा करा देते तो शायद ये बात खत्म हो जाती। तो आप भी समझते हैं कि मामला इतना ही सादा है जितना बता रहे हैं इरफान कादर साहब? देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मामला तो सादा है, एक तो एक आस्पेक्ट है ना, ये दूसरी बात ये मैंने जो आपसे पहले भी की कि रेफरेंस को दायर करने से पहले इसका होमवर्क करना, इसके तमाम आस्पेक्ट को बहुत गौर खौज करना चाहिए था कि ये रेफरेंस जो है किसी ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं तो दायर नहीं किया था। ये रेफरेंस जो है ये तो हुकूमत वक्त में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही आया, प्रेसिडेंट की तरफ से रेफरेंस था, तो वो इतना केयरलेसली, जिसमें बहुत सारी कानूनी फ्लॉ महसूस होते हैं। अब फैसला डिटेल आए तो मालूम होगी उसमें, और वो उन्हें उसको उसकी मैलाफाइडी का यहाँ पर बनाना कि ये मैलाफाइडी किया गया है, ये एक बहुत एक सीरियस एस्पेक्ट है इसका, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो कहीं ना कहीं प्रूव होती है अहमद अवैस साहब के कोई ना कोई मैलाफाइडी इंटेंशन थी कि इस चीज़ को प्रोब किए बगैर आपने मामला आगे बढ़ा दिया और सोचा कि शायद जज साहब खुद ही अपनी बदनामी के डर से स्टेप डाउन कर जाएंगे। उसका इफेक्ट तो आएगा, और उसका गवर्नमेंट की अपनी जो है मॉरल अथॉरिटी जो है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगी इसके साथ आम हालात के अंदर भी, और विज़ावी पाकिस्तान के, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट सबसे स्ट्रॉन्ग जो है इम्पोर्टेंट पिलर है जिसके ऊपर स्टेट का इमारत जो है खड़ी होती है।
वो उसके ऊपर एक पिलर की तरफ से, दो पिलर की तरफ से एक पिलर के ऊपर हमला करना या एक पिलर की तरफ से दूसरे पिलर पे हमलावर होना और बगैर सोचे समझे, बगैर उसके रेपरकशंस को डिटेल स्टडी किए बगैर, उनके उसके इफेक्ट्स किए वो मद्देनजर न रखते हुए, तो उसके असरात तो मेरा ख्याल है कि उसके नेगेटिव असरात जो है वो जरूर मरतब होंगे। अगर इससे जुडिशरी की एक अपनी साथ जो है वो भी मजबूत होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ कानूनदान हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे रेफरेंस के हवाले से और आज जो फैसला है। कामरान मुर्तज़ा साहब, फैसला आ गया है, रेफरेंस कालअदम करार दिया गया है, आप बताइए कि हुकूमत की इस हवाले से अब क्या पोजीशन है और ये जो केस है ये कहाँ स्टैंड कर रहा है? केस खत्म हो चुका है, काजी फाइज ईसा वाला मामला जो है वो खत्म हो चुका है। वो वाइफ ने क्योंकि प्रॉपर्टी ओन की है और वो उस पर जो है ना वो टैक्सेबल है, टैक्सेबल नहीं है, उसके ऊपर टैक्स अदा किया गया है, नहीं किया गया, कम किया दिया गया, ज्यादा दिया गया, वो जिसने ओन की है उसके खिलाफ जो है ना वो उसकी हद तक जो है ना वो प्रोसीड कर सकता है एफआईआर अगर अब चाहे तो बाकी काजी फाइज ईसा वाला मामला तो आपको मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट में अगर कोई थोड़ी सी भी शर्म हया है तो उसको इस पर रिजाइन कर देना चाहिए। तो ये तो अदालत ने भी कहा था कि ये रेफरेंस में बहुत सी खामियां हैं, नकाइस हैं और अगर ये रेफरेंस गलत हुआ तो फिर हुकूमत के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। तो क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बदनीयती की बात, बदनीयती का रेफरेंस था जिसको ऑन द बेस ऑफ इट जो उन्होंने क्वाश किया है और यानी बगैर किसी एविडेंस के उसको क्वाश कर दिया तो बेनिफिट तो प्रूव हो गई। और ये भी अब तक डिटेल जजमेंट नहीं आई, मगर मेरा ख्याल है कि जजों की जो जासूसी की गई है तो इस मामले को तो हुकूमत को तो जाना चाहिए और जाना होगा मेरा ख्याल। ठीक है, आप समझते कि ये मामला हुकूमत के गले पड़ गया है और जजों की जासूसी कराने की बात भी साबित हो गई है, तो फिर खास साहब या उनकी हुकूमत को जाना पड़ेगा। इसका जो ये क्या अखलाकी तौर पे जाएंगे या इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क होगा? सदर ममलिकत को जाना चाहिए। सदर ममलत पे जो जिन्होंने रेफरेंस भेजा, उन्होंने रेफरेंस भेजा, उनका एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये है, जिनके हाथ में एटम बम का बटन है उनकी हालत ये है, तो फिर अगर ये हालत है तो फिर पाकिस्तान पे अल्लाह पाक रहम करे। ठीक है, लेकिन ये मॉरली आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए या आप समझते हैं कि लीगली किसी को कोर्ट के अंदर जाके ये एप्लीकेशन देनी चाहिए कि मामला चूंकि बदली, क्या काजी फाइसा दोबारा अदालत से रुजू करेंगे कि मेरे खिलाफ बदनीयती पे रेफरेंस था तो हुकूमत को या किसी आम शख्सियत को स्टेप डाउन होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में जो काजी ईसा था, काजी फाइज ईसा का ये मनसब नहीं है कि वो दोबारा रुजू करें, मगर इसमें क्योंकि बाहर भी पार्टी हैं और डिटेल जजमेंट आ जाए उसके बाद देख कि बाहर में से कोई भी जा सकता है इस मामले में। हुकूमत को मेरा ख्याल है कि हुकूमत के खिलाफ और सदर ममलकत के खिलाफ जो है ना वो अब एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन। तो ये एक्शन करेगा कौन मुर्तज़ा साहब? जाहिर है वो अदालत ही कहेगी, अदालत करेगी तो अदालत ही कहेगी। आप खाली उसकी वो डिटेल फाइंडिंग का इंतजार है ना। ठीक है, यानी जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके अंदर आप समझते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हुकूमत के लिए या सदर ममलकत के लिए परेशानी का बायस हो सकती हैं कि क्या रास्ता बनता है आगे? कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वही समझते हैं कि ये रेफरेंस खारिज हो गया तो अब हुकूमत को स्टेप डाउन करना चाहिए, खासकर चूँकि ये रेफरेंस में जो एक अहम चीज़ सामने आई है वो मेलाफाइड इंटेंशन है, यानी बदनीयती की बुनियाद पे ये दायर किया। तो हुकूमत ने रेफरेंस फाइल किया था एक फाजल जज के ख़िलाफ़, जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़, और उनसे मनी टेल मांगी थी और उनके ऊपर एक जायदाद के हवाले से रेफरेंस दायर किया था कि उन्होंने अपनी जायदाद और उसके गोशवारे या जो बैरून मुल्क जायदाद है उनको उन्होंने शो नहीं किया था। तो ये रेफरेंस हुकूमत की जानिब से दायर किया गया था, तो इसकी 9 महीने तक इसकी समाअत जारी रही है और अब ये बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुँच गया। आज मुख्तसर फैसला कुछ देर कबल सामने आया है। तो मॉरली वो हुकूमत जो कि किसी भी फाजल जज के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ख़िलाफ़ इस तरह का रेफरेंस लाती है तो फिर मॉरली उसको अगर नाकामी होती है तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे अब ज़ाहिर है कोर्ट बताएगी। लेकिन जो कानूनी माहिरीन वो समझते ये हैं कि हुकूमत को इस हवाले से हो सकता है घर जाना पड़े, ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन एक और चूँकि मामला साथ ही उन्होंने
FBI को सौंप दिया है। वो मामला जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया का जो स्टेटमेंट है और उसके बाद उन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर सबमिट कराए हैं, अपनी जायदाद के हवाले से मनी ट्रेल दी है, उसको FBI में इंटेरोगेशन के लिए भेज दिया गया है। उसका भी एक टाइम फ्रेम होगा, ज़ाहिर है कुछ दिनों में वो FBI उसको चेक करेगी, उसके बाद वापस भेजेगी। बुनियादी तौर पर 7 रोज़ का टाइम FBI को दिया गया है कि FBI सारे मामले को देखे और उसके बाद इस मामले को वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे। अब ये कुछ जगहों पे इतलात है कि ये 75 दिन या 60 दिन का मामला है और कुछ जगहों पे इतलात है कि शायद हफ्ते का। तो जैसे ही इसकी डिटेल्स आएंगी वो भी देखेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद 2 महीने दिए गए हैं और रिपोर्ट करने के लिए यानी रिप्लाई टू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। फैसला आ चुका है जी। जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस बिलाखर खारिज कर दिया गया है। 10 रुकनी फुल बेंच ने काजी फाइसा की दरख्वास्त की समाअत की थी और इस फैसले का जो बुनियादी क्लाइमेक्स हुआ वो कल उस वक्त हुआ जब उनकी अहलिया ने वीडियो लिंक के ज़रिए आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया और वो तमाम एलिगेशन जो कि जस्टिस काजी फाइसा की आमदनी, उनके असासों के हवाले से ज़ाहिर किए जा रहे थे और जिस पर जज साहब ने कहा जी हमारी जासूसी भी कराई गई। उनकी अहलिया ने कहा जी कि वो इंडिपेंडेंट है, उन्होंने मनी ट्रेल पेश की, उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए। आज वो डॉक्यूमेंट जो है वो FBI को भेज दिए गए, जिनको जो टैक्स अथॉरिटी है उनको भेज के ये मामला देखा जाएगा कि इसमें क्या अगर कोई वायलेशन हुई है तो क्या हुई है। लेकिन अब ये मामला बिल्कुल जस्टिस काजी फाइसा से अलग हो गया है और उनकी अहलिया का मामला रह गया और अगर मामला होगा तो टैक्स एवेजन का होगा, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। जब फादल जज पर जो एलिगेशन थे इस हवाले से वो ख़त्म हो गया है। तो 7 जजेस ने टैक्स का मामला FBI को भेजने का हुक्म दिया है और 3 जजों ने इसके ख़िलाफ़ नोट लिखा है, जैसे मंसूर अली शाह और 2 जज जस्टिस याहिया और जस्टिस मकबूल बाकर, तीनों ने इसको टैक्स अथॉरिटी को भेजने की मुखालफत की थी। तो आज के लिए इतना इस खबर के साथ कि जस्टिस काजी फाइसा के केस का आज ड्रॉप सीन हो गया और जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस 10 रुकनी बेंच ने खारिज कर दिया। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर हो गए मजीद खबर हो तबसो तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।